हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। डे बाय डे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कल हमने पढ़ा था ओजोन परत, है ना। हमने ओजोन परत का बस केवल यही समझा था कि ओजोन परत है क्या, इससे फायदे क्या हैं। और फिर उसके बाद हमने कहा कि हम अगले दिन पढ़ेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा था ओजोन परत में। सबसे पहले हमने जाना था ये कि ये किस काम में आता है। ये जो सर्कल है ये ओजोन परत का सर्कल है, ठीक है। वो धरती के करीब करीब 0 से 20 किलोमीटर की दूरी पे होता है ना। ये इतनी दूरी पे होता है और इसका बेसिक काम क्या होता है कि जो सूरज से आने वाली यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट किरणें, ठीक है, बोले तो पराबैंगनी किरणें, इनको ये रोक लेता है ना, और धरती पे आने नहीं देता। ये इतनी खतरनाक प्रकाश की किरणें होती हैं, यूवी रेस, कि ये अगर मनुष्य की स्किन पे पड़ेंगी, है ना, अगर मनुष्य की स्किन पे पड़ेंगी तो मनुष्य की स्किन में कैंसर हो जाएगा, है ना। बात समझ में आई सबको। इस वजह से प्रकृति की ये ओजोन परत जो है ये हमारी सुरक्षा कवच के रूप में होती है। और ये एक किलोमीटर से 20 किलोमीटर हमारे धरती के तल से ऊंचे पे, है ना। 1 किलोमीटर से मतलब कि 0 से स्टार्टिंग से लेके पूरा ऊपर तक होती है, 20 किलोमीटर ऊपर तक होती है ना। ये ओजोन लेयर होती है, ठीक है। इतना हमने समझा था। अब आगे चलते हैं, ओजोन परत के बारे में जानेंगे। ओजोन, देखिए ओजोन क्या है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु से निर्मित होता है। ओजोन मनुष्य के लिए एक घातक विष है, ठीक है, परंतु वायुमंडल के ऊपर ही स्तर में ओजोन सुरक्षा चक्र का काम करता है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। यह पराबैंगनी किरणें जीवों के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। यह पराबैंगनी किरणें यूवी रेज मनुष्य में त्वचा कैंसर को उत्पन्न करती हैं। इन्होंने कहा क्या, इसमें 3 किसके होते हैं, ऑक्सीजन के परमाणु, 1 2 3, यानी कि O3 हम लिख देंगे, ठीक है। कार्बन के 3 परमाणु होते हैं, इसका ये सूत्र है और ये मनुष्य के लिए घातक है। हमें पता है कि ये ओजोन का सूत्र है। और O2 हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन का। हम इसको लेते हैं, है ना। हमारा जब श्वसन होता है, हम सांस लेते हैं तो सांस में यही गैस तो लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये O3 है। अगर हम ऑक्सीजन के बजाय ओजोन को ले लें, ओजोन एक हिसाब से गैस है ना। अगर हमने ऑक्सीजन की जगह पे हमने ओजोन खींच लिया तो हम मर भी सकते हैं, ठीक है। ये इतनी घातक होती है। सब बात समझ में आई सबको। और इसका काम होता है कि ये धरती के ऊपरी हिस्सों पे एक सुरक्षा कवच बनाती है, जिससे हमें पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा मिलती है। पराबैंगनी किरणें इतनी खतरनाक होती हैं कि अगर वो सीधे किसी मनुष्य की स्किन पे पड़ेंगी तो उसे त्वचा रोग हो जाएगा। त्वचा रोग में क्या होगा, त्वचा कैंसर होगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। हाँ, ओजोन गैस निर्माण की प्रक्रिया। ओजोन गैस निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। वायुमंडल के उच्च स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन के अणुओं में ओजोन बनती है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि वायुमंडल के उच्च स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन के अणुओं से, इन्होंने ये बताया कि पराबैंगनी किरण के, ठीक है, किरण के प्रभाव से, यानी कि यहाँ पे उत्प्रेरक हमारा पराबैंगनी किरणें ही है ना। फिर देखते हैं अणुओं से ओजोन बनती है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन O2 को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन
परमाणु O में बना देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के स्वतंत्र परमाणु पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं। ठीक है, हम इसके रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि ऑक्सीजन O2, ठीक है, हमने इस पे कहा ये किसकी उपस्थिति में हुआ, पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूवी रेज लिख दिया। यूवी रेज की उपस्थिति में हमें क्या मिला, स्वतंत्र ऑक्सीजन मिला। हमें क्या मिल गया, स्वतंत्र ऑक्सीजन मिल गया। स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु O बना देता है। ऑक्सीजन के स्वतंत्र परमाणु, ऑक्सीजन के एक स्वतंत्र परमाणु हम लिया, परमाणु किरणों की उपस्थिति में, किरणों की उपस्थिति हमने कर दिया। किरणों की उपस्थिति में यूवी रेज, उपस्थिति में ऑक्सीजन से संयुक्त होके, संयुक्त किससे हो रहे हैं, O2 से, संयुक्त होके ओजोन बनाते हैं। ठीक है, सबको बात समझ में आई। हम थोड़ा चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहा उन्होंने कि ऑक्सीजन लिया हमने, ऑक्सीजन को हमने यूवी रेज, ठीक है, यूवी रेज में ये विघटित होके स्वतंत्र परमाणु में हो जाती है। ऑक्सीजन स्वतंत्र परमाणु में हो जाती है, क्योंकि जब भी हमें लिखना होता है तो O2 हम लिखते हैं, यहाँ पे हमने स्वतंत्र रख दिया। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये स्वतंत्र ऑक्सीजन जो है वो पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में फिर से ऑक्सीजन से क्रिया करता है यूवी रेज की उपस्थिति में। और O3, ये इसका नाम ओजोन है ना, ये स्वतंत्र ऑक्सीजन है। ठीक है, और ये भी स्वतंत्र ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। इतनी बात सबको समझ में आई कि ओजोन बनता कैसे है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं इधर। इधर हमने समझ लिया कि आखिर ओजोन बनती कैसे है ना, ओजोन को हमने समझ लिया। अब चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे ओजोन कहाँ पे पाई जाती है, ये थोड़ा सा भूगोल की चीजें हैं, समझ लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। ये देखो क्षोभ मंडल है, ये रहा क्षोभ मंडल, ये रहा समताप मंडल। यही समताप मंडल ओजोन होता है, ओजोन परत भी होती है, ओजोन लेयर भी यही होता है, समताप मंडल। फिर उसके बाद मध्य मंडल, ताप मंडल, बाह्य मंडल। इन सब से हमें लेना देना नहीं है। हमारी अगर ओजोन परत जहां पे होती है, कभी कभी एक नंबर में ये पूछा जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ये हो गया हमारा समताप मंडल में ओजोन परत होती है ना। ये बात सबको समझ में आई होगी। ठीक है, हम चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है ओजोन गैस का अपक्षय। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर ओजोन गैस की एक लेयर है, ओजोन परत, जिसको हमने नाम दिया। और वो है तो उसे नुकसान किस प्रकार से, और गैस ही है, गैस का एक प्रकृति होती है कि जिसे जैसे ही उसे कहीं मौका मिलता है वो तुरंत रिएक्शन करने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि उसका क्षय कैसे हो रहा है, वो नष्ट कैसे हो रही है ना। तो हम चलिए आते हैं, इस पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। ठीक है, 1980 में ओजोन परत में गिरावट आने लगी। ठीक है, उसकी मात्रा जो थी उसमें थोड़ी सी गिरावट आने लगी और काफी तीव्रता से।
वो आई क्यों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC गैस ओजोन गैस के अपक्षय का मुख्य कारण है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि ओजोन गैस या ओजोन परत के अपक्षय का मुख्य कारण क्या है, तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना। हमें इतनी बात समझ में आई। फिर यहाँ पे देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस रेफ्रिजरेटर अग्निशामक। रेफ्रिजरेटर हम फ्रिज को बोलते हैं जिसमें हम रख के पानी ठंडा करते हैं, है ना। तो पहले इसमें ये वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस वहां पे यूज होती थी। अग्निशामक यंत्र जो अग्नि बुझाने में काम आता है, यंत्र जैसे उपकरणों में उपयोग किया जाता था, पहले किया जाता था। लेकिन फिर यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, UNEP के तहत 1987 में CFC गैस यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को बैन कर दिया गया, है ना। ये याद रख लेना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, ये याद रखना। इसे शॉर्ट में हम UNEP बोलते हैं, है ना। तो इन्होंने 1987 में ऐसे रेफ्रिजरेटर बनाने ही बंद करवा दिए कि जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब यूज नहीं होगा तो इससे निकलने वाली गैसेस ओजोन लेयर्स को भेदेंगी नहीं, है ना। सीधी सी बात है, जब वो चीज कम हो जाएगी तो ये चीज मतलब ओजोन लेयर का खत्म होना भी कम हो जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं आगे, यहाँ पे देखते हैं हमारा ओजोन परत खत्म हो गया। और ओजोन परत काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे पूरा एक एक पॉइंट अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हेडिंग है कचरे के उपशिष्ट का प्रबंधन। अपशिष्ट, उपशिष्ट नहीं, कचरे के अपशिष्ट का प्रबंधन। हमने यहाँ पे एक एक पॉइंट करके समझाया। आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण अजैव, जैव निम्नीकरण व अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ को अलग अलग करके समाप्त करना, ठीक है। ये बात हम समझते हैं। सबसे पहले जैव निम्नीकरण हमने पढ़ा था कि जो ये वैसे पदार्थ होंगे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होंगे, जैसे साग सब्जी, फल, फ्रूट्स, ये सारी चीजें हमें प्रकृति से प्राप्त होंगी जिसमें जीवन होगा, ठीक है, जो हमें जिंदा रखने के काम आएंगी। और अजैव का मतलब है जो हमारे लिए हानिकारक है और जिसमें जीवन नहीं है। सबसे पहला उदाहरण प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक हमारे किसी काम का है, हम खा सकते हैं उसे? नहीं खा सकते, तो वो अजैव है। हमने बहुत पहले पढ़ा था, 2-3 दिन पहले ही पढ़ लिया था जैव और अजैव निम्नीकरण है क्या, तो सबको ये बात पता होगी। इन्होंने कहा जैव निम्नीकरण व अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थों को अलग अलग कर दो, ठीक है। ये सबसे सही तरीका है, क्योंकि पन्नी तो सड़ती है नहीं, लेकिन केले का छिलका तो सड़ जाता है और सब्जियों के छिलके तो सड़ जाते हैं, है ना। तो इन्हें सबसे पहले तो अलग कर लो, अलग अलग कर लो, सबसे सही तरीका है। फिर दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थों को पुनर्चक्रण के बाद पुनः उपयोग करना चाहिए। अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थों को पुनर्चक्रण के बाद पुनः उपयोग करना चाहिए, जैसे प्लास्टिक, सीसा, धातु आदि, ठीक है। यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे उधर आते हैं शीशा खरीदने वाले, शीशे की बोतल खरीद लेते हैं, वो प्लास्टिक की बोतलें खरीद लेते हैं, ठीक है। प्लास्टिक खरीदते हैं, शीशे खरीदते हैं और धातु को भी खरीदा जाता है, जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारी चीजें हमसे खरीद ली जाती हैं और फिर उन्हें ना रिसाइकिल, पुनर्चक्रण कर दिया जाता है। रिसाइकिल करके फिर से हमें अच्छा नया प्रोडक्ट बना के, शीशे की बोतल फिर से बना के हमारे यूज के काम आती है ना। ये बातें सबसे इम्पोर्टेंट है। तो
अजैव निम्नीकरण वाले जो पदार्थ हैं उन्हें हम रिसाइकिल के द्वारा फिर से उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ खाना बनाने की बाद बची सामग्री, पत्तियां आदि को जमीन में गड्ढा करके दबाकर खाद तैयार करना चाहिए। इससे फसलों तथा पेड़ पौधों के लिए उच्च कोटि की खाद उपलब्ध हो जाती है। ठीक है। जैव निम्नीकरण का हमें पता है कि वो सारी चीजें जो सड़ जाती हैं, जैसे फलों के जो वेस्ट होते हैं, फल तो ऐसा है नहीं कि सारा खा जाएंगे, तो जैसे केले के छिलके हो गए और जो सब्जियां हमने यूज कर ली उसके छिलके हो गए, है ना। तो वो जो सारे मटेरियल हैं, इन्होंने बताया कि अगर हमारे पास ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे हमें जमीन में गड्ढा करके तोप देना चाहिए। ठीक है, ढक देना चाहिए, काफी समय के लिए दबा देना चाहिए, और फिर उसके बाद वो क्या होगा ना, धीरे धीरे वो खाद बन जाएगी, और वो खाद होगी देसी खाद, जैसे गोबर की खाद होती है ना, गांव में गोबर की खाद यूज होती है। तो ठीक है, तो ऐसे ये ना उच्च कोटि की खाद उपलब्ध हो जाएगी, जो कि हमारे खेतों में डालने के बाद उर्वरक शक्ति को बढ़ाएगी वो। ठीक है, फसलें ज्यादा उगेंगी। तो इन्होंने ये बताया जैव निम्नीकरण, जो पदार्थ में जीवन होता है ना, जैसे हम जनरली साग सब्जी खाते हैं, पेड़ों की पत्तियां हैं, तो इन सबको हमें सड़ाना चाहिए। कहने का मतलब इनके ये है। हमने 3 पॉइंट पढ़ा, चलते हैं हम चौथे पॉइंट पे अपने। चौथा पॉइंट क्या है, नंबर 4, कचरे को आग में जलाकर नष्ट किया जा सकता है, जो बायोगैस उत्पादन कर कचरा निपटाना का काम समस्या को खत्म कर सकती है। इन्होंने ये कहा कि कचरा जो है उसको हमें जलाना चाहिए, उसका भी एक प्रोसेस होता है जिसे गोबर गैस बोलते हैं, है ना। गोबर गैस का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। गोबर गैस का यूज होता था खाना बनाने के लिए, ठीक है, रसोई में यूज होता था। ये बायोगैस का इन्होंने नाम दिया है इसे, ठीक है, बायोगैस। तो बायोगैस बनाने में भी इसका उपयोग होता था। पहले उन चीजों को सड़ाया जाता था, फिर उसके बाद उससे गैस निकलती थी, उस गैस से खाना बनता था। तो इन्होंने बताया कि उसे जलाकर उसे फेंको, इधर उधर फेंकने के बजाय इकट्ठा करो, उसे सड़ाओ और बायोगैस बना लो। जो एक तो होगा ये कि कचरा खत्म होगा, ठीक है, कचरा भी खत्म हो जाएगा। हमारा दूसरा काम क्या होगा, हमारा खाना बन के तैयार हो जाएगा, है ना। अब ये इधर देखो, अब ये थोड़ा सा डस्टबिन है ना। तो डस्टबिन को हम देख लेते हैं। सूखा कूड़ा, सूखा कूड़ा में देखें तो ये नीली वाली है, आता है ना जब गाड़ी आती है कूड़े वाली, तो वो बताती है कि गीले कूड़े को हरे कूड़ेदान में डालें और सूखे कूड़े को नीले कूड़ेदान में डालें। दिल्ली नगर निगम वाली गाड़ियां आती है तो ऐसे बताती हैं, ठीक है, उनमें अच्छे से चलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि किसमें हमें गीला कूड़ा डालना है और किसमें सूखा। सूखा का ये मतलब है जैसे हमारे पास शीशा हो गया, ये सूखा है, इसमें तो गीला हम नहीं कर सकते। कागज हो गया, ऐसी प्लास्टिक हो गई, ये सारी चीजें। और गीला में हमारी देखो सब्जियां हैं, ठीक है, सब्जियां तो आती हैं, सब्जियां गीली ही होंगी। सब्जियां और ढेर सारे मटेरियल हैं, वो सारे आप इसमें डाल सकते हो, है ना। चलते हैं हम आगे, देखते हैं और कुछ भी है। जैव आवर्धन, ये भी एक बार देख लो, जैव आवर्धन है क्या, ठीक है। विभिन्न साधनों द्वारा हानिप्रद रसायनों का हमारी आहार श्रृंखला में प्रवेश करना तथा उनके हमारे शरीर पर सांद्रित होने की प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। इन रसायनों का हमारे शरीर पर प्रवेश विभिन्न विधियों द्वारा हो सकता है। हम इन फसलों को रोगों को बचाने के लिए कीटनाशक, पीड़कनाशक आदि रसायनों का छिड़काव करते हैं। हाँ, ये चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये देखो जैव आवर्धन क्या है, सबसे पहले तो ये जानने वाले हैं।
जैवावर्धन सीधा सा अगर मैं बताऊं, जैसे आपने किसी पौधे को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अब आपकी फसल है तो आप ये तो थोड़ी ना सोचोगे कि हमारी फसल बेकार रहे, आप यही सोचोगे कि हमारी फसल लहलहाती रहे। तो आप क्या करोगे उसमें, अगर जैसे ही फसल हमारी लगी है, ठीक है, हमारी फसलें हरी हरी हैं, अब इसमें जैसे ही कीड़े लगेंगे, ठीक है, कीड़े लगे तो आपने लाके इधर इसके लिए दवाई वाई छिड़काव चालू कर दिया, ठीक है, आपने दवाई छिड़काव चालू कर दिया, इसमें आपने दवाई छिड़क दिया, वो तो ठीक है, लेकिन ये दवाई हमारी जो फसलें हैं उन पे भी रह जाती हैं, और ये इसके पूरा जो होगी फसलें उनको भी, तो उनके लिए तो फायदेमंद हो जाती हैं, लेकिन हमारे लिए नुकसानदायी हो जाती हैं। फिर बाद में हम इन्हीं फसलों को क्या कर लेते हैं, खाते हैं, ठीक है, इन्हीं फसलों को तो हम बाद में फिर खा लेते हैं। तो फिर वो जो दवाइयां हमने पहले से छिड़की हुई थी उस पे, वो हमारे श्रृंखला में, आहार श्रृंखला में भी ऐड हो जाती हैं। ऐड होने का क्या मतलब है कि हमने तो फसलें तो खाई, लेकिन फसलों के साथ हमने ये केमिकल भी खा लिया है ना, हमने आहार श्रृंखला में अब केमिकल को भी ऐड कर लिया, फसलों के साथ केमिकल भी ऐड कर लिया, अब ये हमारे बॉडी में चला गया। सीधी सी बात है, बॉडी में जाएगा तो नुकसान ही करेगा केमिकल, हमारे लिए तो कहाँ से वो वर्क होगा, ठीक है, हमारे किसी काम का है नहीं, तो ये हमारी बॉडी को नुकसान ही करेगा। तो ये जो प्रोसेस इन्होंने बताया है ये जैव आवर्धन है, ठीक है, कि जो हमने खेतों में छिड़काव किया था कीटनाशक का, पीड़कनाशक का, मोटा हो जाए हमारा पौधा, है ना, इन सारी चीजों का उपयोग जो हमने रासायनिक चीजों का किया था, दवाइयों का किया था, केमिकल का किया था, अब वो हमारी आहार श्रृंखला में हम उन्हें भी खा रहे हैं, है ना, ठीक है, तो हम उन्हें भी खा रहे हैं, तो इन्होंने उसको नाम दिया है जैव आवर्धन, है ना। हमने इतनी सारी चीजें समझ ली, ठीक है, इसके बाद ही ये चैप्टर पूरा होता है फिनिश, ठीक है, हमारा पर्यावरण अब पूरे अच्छे तरीके से खत्म हो गया है, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन आंसर आप, मेरी वीडियो है आप अच्छे से देखना, ठीक है, और सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, और मैं देखूंगा, अगर ट्राई करूंगा, कल हो सकेगा तो मैं इसकी क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ऐसे बहुत ज्यादा कठिन तो क्वेश्चन नहीं है, जिस हिसाब से मैंने पढ़ाया है मुझे तो लगता है कि आप लोग सारे क्वेश्चन कर लोगे, अगर नहीं भी होता तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, हमने जैव नहीं, हमारा पर्यावरण हमने समाप्त कर दिया चैप्टर। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक बात और करनी थी, कल से हमारी हिंदी चालू होने वाली है, ठीक है, और जिस किसी को हाई स्कूल की हिंदी पढ़नी हो वो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय।